अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। जैसे जैसे इंतखाबात अब करीब आ रहे हैं वैसे वैसे मुख्तलिफ सियासी जमातों की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो तनकीद है वो तेज़ होती जा रही है। इन जमातों में जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि माहौल को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा साजगार बनाया जा रहा है। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस तैयारियों की तरफ ही है। ज़ाहिर है इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो ही चुकी हैं जब से 8 फरवरी 2024 आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी ये अंदाज़ा हो चला है कि इस मरतबा सियासी मनोसलवा शायद उनकी प्लेटों में उतरने को है। यही वजह है कि छोटी जमातों से मेल मिलाप शुरू हो चुके हैं और ऐसा ही एक बाज़ाब्ता ऐलान सिंध की पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ किया गया और वक्त से पहले ही बता दिया गया कि इलेक्शन इत्तेहाद होगा सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM का। फिर ये भी खबरें हैं कि बाप पार्टी से नवाज शरीफ साहब मिलने को हैं। तो अब यूँ लगता है कि मुख्तलिफ सूबों में जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इतनी प्रेजेंस नहीं है वहाँ पर वो इन जमातों के साथ मिलकर कोई सीट एडजस्टमेंट करने को है, जैसे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ का तो बाकायदा ऐलान भी हो चुका है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द PMLN का जो वफ्द है वो कराची में MQM के बहादराबाद ऑफिस भी आएगा और तमाम तर जो भी बातें हैं वो मजीद और ज़्यादा तय कर ली जाएंगी। लेकिन पंजाब की हद तक अभी भी एक सवाल है कि क्या मुस्लिम लीग नून किसी के साथ इत्तेहाद करेगी, यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ और चौधरी शुजात की जमात के साथ या नहीं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस राना साहब। बताइएगा, सब ये जानने को है कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या बिल्कुल बिला शिरकत गैर लड़ेगी 2024 के इंतखाबात या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ और चौधरी शुजात की जमात के साथ किसी किस्म की कोई सीट एडजस्टमेंट होगी? थैंक यू वेरी मच। मैं जो आपने बात की है अलाइंसेस की या सीट एडजस्टमेंट की, देखें मेरा हाल है हमारी पास जो पार्टी है PMLN ये पाकिस्तान से सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है और लोग महसूस करते हैं कि ये जीतने जा रहे हैं, क्योंकि PTI के साथ था PMLN वर्सेस PTI, बट PTI का जिस तरह 9 मई का वाक़या हुआ या बहुत सारी और चीज़ें हुई उससे अब आइंदा इंतखाबात में वो इतनी नज़र नहीं आ रही कि उनके लिए कोई पजीराई उनको मिलेगी अवाम की तरफ से, वोटों की तरफ से। सो PMLN इस वक्त लीड कर रही है इस मैदान में, सियासी मैदान में। सो दूसरे जो इस तरह के खिलाड़ी हैं, पीपल्स पार्टी हुई या दूसरे लोग, वो ज़रूर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि देखें जी उनको थोड़ी स्पेस ज़्यादा मिल रही है। तो मैं समझता हूँ ये जो चीज़ें हैं इसको देखते हुए अगर ये अलाइंसेस की बात करें तो हर ये जो इलेक्शन होते हैं उस इलेक्शन में ज़रूर ये मामला आगे चलते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के साथ सीट एडजस्टमेंट या अलाइंस कह रहे हैं या इत्तेहाद समझ सही सही, क्योंकि कराची में या सिंध में हमारी प्रेजेंस उतनी नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। उसकी जो भी रीज़न है, थोड़ा सा हमने वो स्पेस इतनी पुर नहीं की या उससे थोड़े से हम बहुत ज़्यादा उसको नहीं उसमें हमने जाके काम किया सिंध में, तो उस वजह से अब ज़रूरत थी कि हम भी वहाँ पे अपनी एंट्री डालें। और कराची में हमारा वोट बैंक है, लेकिन उसको कैश करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे कैंडिडेट शायद उस लेवल के हमारे पास ना हों जिस लेवल पे हम चाहते हैं कि वो मोबिलाइज़ करें, हमारे वोटरों को जाकर डलवा सकें। लिहाजा हमने अलायंस किया है, उसमें मेरा हाल हमारे वो लोग डेफिनेट जीत जाएंगे जो वहाँ पे हमारी नज़र में इलेक्शन लड़ सकते हैं। कुछ 4, 5, 6 हों या जितने भी हैं वो फैसला हो जाएगा, जितनी सीटें एडजस्ट करेंगे हम उनके साथ। तो ये इसलिए अलायंस जो दूसरे बाप पार्टी के साथ आप सुन रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हमेशा कोलिशन रही है, हमेशा कोलिशन बनती है वहाँ जो सूबाई हुकूमत है, इसी तरह KPK में भी। लेकिन पंजाब की जो बात आपने की है, पंजाब में हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा, हर हल्के में हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अगर इस्तेहकाम पार्टी के साथ हम करने जाएं तो इस्तेहकाम पार्टी के पास तो अपने बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको वो शामिल कर रहे हैं, जो साबिक वजीर हैं, साबिक MNA MPA रहे हैं और कई बार रहे हैं, सही। जो क्योंकि PTI में एस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये लोग दिए थे
2018 में, और उससे पहले भी काफ में भी वो रहे हुए हैं। क्यू में जब मुशर्रफ आया तो वो उनको मिल गए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। तो अभी वो लोग जो हैं वो तो इलेक्शन लड़ने के लिए इस्तेकाम में जा रहे हैं। हमारी सीट एडजस्टमेंट जी तो 2-4 सीटों की बात हो तो वहाँ हो सकती है, इस्तेकाम के साथ मेरा शायद हम ना कर पाएँ, क्योंकि उनके पास लंबी लिस्ट है जो इलेक्टेबल्स हैं या हर सूरत इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अच्छा, तो इस्तेकाम तो पाकिस्तान मेरा पार्टी, हाँ, लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा ये कह चुकी हैं कि पीएमएलएन सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, पूरे पंजाब की नहीं है, उन्हें हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी। देखिए, ये उनका एक इस्तेकाम पार्टी का हक है कहना और ये बात जताना भी। और अगर आप समझते हैं कि पीएमएलएन सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, तो मैं समझता हूँ जिसकी हिस्ट्री इतनी लंबी हो, तीन दहाइयों से भी ज़्यादा हो पीएमएलएन की, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हो, पाकिस्तान की खिदमत की हो, डिलीवर किया हो, मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके गए हों, उनका वोट बैंक हो। 2018 में मुझे बताएं जब इलेक्शन हुआ, जिस तरह धांधली हुई वो एक तारीखी धांधली हुई, नेकड़ धांधली हुई। अच्छा। उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई थे, कन्विक्ट हुए थे, सजा याफ्ता थे, उनको सजाएं दे दी गई, जिस तरह भी दी गई, झूठे केस बना के जेल में थे। तो फिर भी पंजाब में सूबाई असम्बली में हमारी एक सरीती जमात थी, हम जीत गए थे। तो उस पूरे पंजाब में तो ऐसा तो नहीं है कि ये सेंट्रल पंजाब की है। फिरदौस आशिक साहबा, मेरा हाल है बेहतर है अपनी सीट पे कंसंट्रेट करें। अच्छा, तो फिर चौधरी शुजात के साथ कैसे मामला तय होंगे राना साहब, क्योंकि पिछली हुकूमत में जो शहबाज शरीफ साहब जिसको लीड कर रहे थे इत्तेहादी हुकूमत, उसमें चौधरी शुजात के बेटे भी थे, उन्होंने आप लोगों का साथ भी दिया उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी, तो कहीं ना कहीं कुछ जाहिर है सियासत में लो दो तो होता है, तो उनके साथ क्या मामला चलेंगे? देखें, जो आप बात कर रहे हैं पिछली हुकूमत की अलायंस की, वो तो 14 पार्टियां थी, हम सारे इकट्ठे थे और कुछ ना कुछ हर एक ने अपना हिस्सा डाला। पार्लियामेंट में भी अपना अपना हिस्सा था, थोड़ा था या ज़्यादा था। पीपल्स पार्टी भी थी, आपको पता है, वो JUI भी थी, MQM भी थी, बहुत सारे लोग थे। सही। लेकिन जहाँ तक क्यू भी थी, जब क्यू की बात है तो मेरा हाल है शायद उनके साथ बात हो सकती है, क्योंकि उनके लिए स्पेस निकल सकती है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा कंस्टिट्यूंसी वाइज इतना ज़्यादा शायद पार्टी का फैलाव नहीं है, तो उनके साथ में भी बात हो सकती है सीट एडजस्टमेंट की। अच्छा राना साहब, अब आते हैं, आपने 2018 का जिक्र किया और आपने इब्तिदा में ही कहा कि 9 मई के बाद शायद तहरीक इंसाफ को अवाम से वो पजीराई नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त पंजाब में बिल्कुल जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है। ये आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर है इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी और बार बार निगरान सेटअप भी ये कहता है कि जी हम लेवल प्लेइंग फील्ड उनको भी देंगे। हाउ कैन यू से कि अवाम में उनकी पजीराई नहीं है? वो तो क्लेम करते हैं कि आज भी वो मकबूल तरीन जमात हैं, अगर उन्हें स्पेस मिले तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही साबित होंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लेम करना किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपना हक है कि जी हम बड़ा जीतेंगे। जिस तरह पीपल्स पार्टी भी कहती है वज़ीर आज़म बनेंगे, हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो इससे तो इस वक्त क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, बात करने से कोई नहीं मना कर सकता, ना रोक सकता। लेकिन हकीकत ये है कि जो उनके पिछले उनकी गवर्नेंस थी या जो मामलात थे, उससे लोग मुतनफ़र थे। 2000 जब उनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ है तो उस वक्त ये सूरत हाल थी, उनका कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। लेकिन जब 16 महीने की हमारी गवर्नमेंट आई, उसमें बहुत सारे में चैलेंजेस थे जो इमरान खान की वजह से थे। माशी बहरान था और बहुत सारे अदारों का जो मसला था, बहुत इन्हतात पजीर थे। तो आप बहुत सारी लंबी लिस्ट दे सकते हैं जो उनकी दौर की हमें पास हो नहीं, मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, तो वो सारा बोझ उसका हम पे आ गया। क्योंकि गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट होती है उसको लोग देखते हैं, तो उससे थोड़ी सी उसकी थोड़ी वोटों में कोई बेहतरी आ गई। लेकिन अभी जो उसने 9 मई का वाक़या है, देखें, जो अफवाज पाकिस्तान के मतलब जो पाकिस्तान की सालमियत और उसके मुहाफ़िज़ हैं, आपको पता ही है उनका क्या रोल है पाकिस्तान के। वहाँ अफवाज पाकिस्तान के मतलब इस किस्म की
आप बगावत टाइप का उन्होंने उस दिन काम किया था। तो उस तरह की तो चीज़ नहीं, तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाती तो मैं समझता हूँ इस अदारे को अगर हम कमज़ोर करेंगे तो फिर कोई पाकिस्तानी ये पसंद नहीं करता। अच्छा। उस वजह से कहना और बात है, जब मैदान में अगर आएंगे तो हम तो खुद कहते हैं कि जो PTI को जो लोग बहुत संगीन जराइम में मुलव्वस हैं उनको छोड़ के जो भी आए हमें कोई इशू नहीं है। और इलेक्शन लड़े आके, उसमें कौन रोकता है उनको? हम तो बिल्कुल नहीं रोक रहे। सही। राणा साहब, आप पीपल्स पार्टी की तरफ आते हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो अभी सबके सामने है, बंदे उनके पिक कर लिए जाते हैं, उनकी अपनी शिकायतें कि जल्द से कॉर्नर मीटिंग्स वो करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, इलेक्शन कमीशन से भी वो डील कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा इंतखाबी निशान का जो भी पेपर है वो अभी तक आपने दिया नहीं है। तो मामला तो उनके इस वक्त गड़बड़ नजर आ रहे हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी आपके साथ इत्तेहाद में भी रही, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी रही, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। आज तो बल्कि खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा है कि निगरान हुकूमत अगर नून लीग की होगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी? तो ये उनको शिकायत क्यों है इतनी लेवल प्लेइंग फील्ड की? देखिए मेरी बात सुने, अब सिंध की बात करें, वहाँ पे MQ वाले चीख रहे हैं कि जी जो वहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी की है, केयर टेकर जो गवर्नमेंट है, ये आपको भी पता है, ये सुनते भी हैं। और वहाँ पे जिस तरह के मामलात हैं वो कहते हैं जी कि वही लोग बैठे हुए हैं अफसरान जो बड़ी देर से बैठे हुए हैं, वो वही अफसरान हैं जो 200 के करीब लिस्ट प्रोवाइड की है कि ये वो लोग हैं जो प्ली बागेन से छूट के आए हुए हैं लेकिन वहाँ पे विराजमान है सीनियर पोस्टों पे। उन्होंने हाई कोर्ट सिंध में शायद दी है, वहाँ पे मांगी थी तो उन्होंने दी है। तो वहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं वो सिचुएशन उनको लोग बात करते हैं, लेकिन हम तो कोई बात नहीं कर रहे। हम कहते हैं हमारे इत्तेहादी रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन अपना लड़ना है, उनका अपना मैनिफेस्टो है, अपनी उनकी परफॉर्मेंस है, सिंध में लोग जज कर लेंगे। इधर पंजाब में या पाकिस्तान में हमारी परफॉर्मेंस रही है, मियां नवाज शरीफ साहब रहे हैं, उन्होंने डिलीवर किया है। आज पाकिस्तान की जो शक्ल है तरक्की की थोड़ी नज़र आती है, वो मोटरवेज़ हों, हाईवेज़ हों, आपके हवाई अड्डे हों, आपकी बिजली के मामलात हों, दहशतगर्दी ख़त्म की हो। नहीं, लेकिन वो ऑप्टिक्स जो है ना, वो ऑप्टिक्स जो है ना राणा साहब, आपने देखा कि ऑप्टिक्स क्या है। अभी गवर्नर हाउस के अंदर पंजाब में जिस तरह से नून लीग का इजलास हुआ तो कह रहे हैं ये सब कुछ नजर आ रहा है ना हमें क्या हो रहा है। तो ये जो अब कि एक तरह से एक हवा चल पड़ी है, ये तासुर और तकवीयत पकड़ रहा है ना PMLN के हवाले से। मुझे ये बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद आए और गवर्नर साहब की बीवी का फातिहा खानी के लिए वो गए, तो आप उसमें बताएं वो इजलास था? वहाँ जब गए तो यकीनी तौर पे गवर्नर साहब के साथ उनकी डिस्कशन हो जाती है कि जी भावलपुर का क्या हाल है, कैसी सियासत चल रही है। बियॉन्ड दैट स्वाय वो गए उनके लिए, वहाँ पे मीटिंग करने गए क्या? वहाँ पे मीटिंग तो वहाँ हम कर रहे हैं, उनके जाती उमरा में उनके घर मीटिंग हो रही है, 180H में मीटिंग हो रही है, तो हमारे पास जगह नहीं है। गवर्नर हाउस में जो मीटिंग करनी थी, और वहाँ कौन सी पार्टी के बिल्कुल थे हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ साथी थे वहाँ पे, चंद आप उसका नाम पता ही है तो देख ही रहे हैं आप कौन थे वहाँ पे। बाकी कौन लोग थे कि वहाँ पे आप जनरल एहसन इकबाल साहब हों या ख्वाजा आसिफ हों या ठीक, तो पार्टी मीटिंग वहाँ पर नहीं थी। लेकिन बहरहाल वो ये कहते हैं ना, वो तो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सहूलत दी, उनका कहना जिस तरह से जलसे के लिए दी, जिस तरह से उस दिन वो गवर्नर हाउस से निकल फिर वहाँ राना मकबूल साहब के वफात पे उनके फैमिली के पास फातिहा खानी के लिए गए थे। तो ये मैं समझता हूँ फातिहा खानी के लिए गए, तो ये चीज़ें इस तरह नहीं करनी चाहिए कि बिल्कुल ही बंदा समझे कि यार रेडिकुलस ये क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे राणा साहब तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर। राना साहब, आज भी खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि अगर एक मरतबा फिर से इन इंतखाबात में सिलेक्शन की गई लास्ट टाइम की तरह तो इससे कौम का नुकसान होगा। मैं एक बात फिर आपसे करना चाहता हूँ बड़ी क्लैरिटी के साथ कि मुझे ये बताएं, हमारी पार्टी को
क्या उन्होंने कोई इलेक्टेबल शामिल कराए हैं, क्या उन्होंने हमारे लिए क्या कोई वहाँ पे कोई हमारे मुताबिक कोई हल्के बन गए। सारी PML ने तो वहाँ पे पटिशनें की हुई हैं, मैंने खुद पटिशन की हुई है। क्या हमारी मर्जी से कोई और क्या काम हो रहे हैं। लेकिन असल मसला ये है कि पोलिंग डे आएगा, कंपेन चलेगी, वो इलेक्शन कमीशन है और पाल फॉर वो उसने कोड ऑफ कंडक्ट आज भी मैंने पढ़ा है, कुछ ने इशू किए हैं कि ये होगा ये होगा ये होगा, इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं कर सकते। तो वो पोलिंग वाले दिन भी आप देख लेंगे। इशू तो ये है कि क्या वाकई पोलिंग वाले दिन कोई ऐसी बात होगी, या RTS बिठाया जाएगा, या दूसरे मामला किए जाएंगे, या हमारे लिए उस वक़्त के जो करता दाता लोग थे वो खुद वोट मांग रहे थे। तो ये ऐसी बातें मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। सबको हिस्सा लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, अवाम को अपना प्रोग्राम देना चाहिए, अवाम को अपना मैनिफेस्टो बताना चाहिए और फिर हम उस पर आगे बढ़े। इस तरह ना करें। अच्छा राना साहब, फिर आपने कहा कि क्लैरिटी से बात करते हैं, तो चलें फिर बड़ी क्लैरिटी से बात करते हैं। आप लोगों को कोई इब्हाम है या कोई खदशा है कि 2018 की तरह की कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जैसे आपने RTS का जिक्र किया, या आप समझते हैं कि नहीं अब सब कुछ तब्दील हो चुका है और आपको यकीन है कि साफ शफाफ इंतखाबात ही कराए जाएंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि बात बहुत आगे जा चुकी है, ये 2018 नहीं है अब, नंबर 1। नंबर 2 नाम ये जो आप बात कर रहे हैं कि जी ना RTS बिठाया जाएगा ना कोई और चीज़ होगी, एब्सोल्युटली मेरे जहन में नहीं है ऐसी चीज़ें हों। क्योंकि इस वक्त जो चीज़ें हैं वो बड़ा मुश्किल है किसी से कि वो चीज़ें पोलिंग वाले दिन या लोगों के मसले लोगों को कोई इस तरह कर सके कि वोट कोई किसी जगह और डाला जाए और निकल किसी और का हो। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये ऐसा नहीं होगा। साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। साफ शफाफ ये तो नहीं कह सकते कि आप 100%, वो तो चीज़ें होती हैं लेकिन लोकल लेवल पे भी होती हैं, कैंडिडेट्स के अपने अमूमी तौर पे पॉलिसी के तौर पे सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मेरा अपना ख्याल है कि नहीं हो सकता। अच्छा, तो क्या एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात नवाज शरीफ साहब के अब बेहतर हैं? क्योंकि ये भी ढकी छुपी बात नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जब तक नून लीग के मामलात सही नहीं थे, जब तक जाहिर है ना उनकी वापसी मुमकिन थी ना, और जिस तरह से उनको खैर यहाँ से भेजा भी गया था, अब सब कुछ ठीक है, अब सेम पेज है। जब भेजा गया था उस वक्त भी हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ तलका ठीक थे। हाँ बताए ना, जब नहीं उस वक्त कहाँ ठीक थे? वो गुजरांवाला की जलसे में सवाल उठाए थे ना तो नवाज शरीफ साहब ने, फिर खामोश किए। तो फिर सवाल नहीं, सवाल देखे ना, जब मियाँ साहब एक स्टेट्समैन की शक्ल में, एक बड़े सियासी लीडर की सूरत में मीनारे पाकिस्तान में ये कह दिया कि मैंने जो हो चुका वो उसको भूल गया हूँ, हमने मुल्क को क्राइसिस से निकालना है और इसको आगे लेके जाना है, अवाम की मुश्किलात दूर करनी है, अवाम के मसले हल करने हैं, हमने इसको मजबूत माशी तौर पे करना है, हमने एक मजबूत मैशियत दुनिया में खड़ी करके दिखानी है, हमने आगे बढ़ना है। अब हमने इस लड़ाई झगड़े जो हैं वो उसके इंतकामी कार्रवाइयों पे मैं नहीं पढ़ना चाहता। और उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा किसी से मेरे दिल में इंतकाम लेने का कोई प्रोग्राम नहीं है। सही। तो मैं समझता हूँ कि यही एक स्टेट्समैन की होती है चीज़ को आगे की तरफ देखते हैं। और आप बाद नेल्सन मंडेला की बड़ी मिसालें देते हैं, उन्होंने भी यही किया। जब वो 28 साल की कैद से आए तो आगे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये जो लोग हैं अंग्रेज़ या जितने भी हैं उन्होंने ही किया था ना सारा, ये यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे। और ये उसी तरह के हमारे साउथ अफ्रीका के सिटीज़न हैं जिस दूसरे हैं और अपना जो रोल अदा कर रहे हैं मुल्क की मजबूती के लिए, बेहतरी के लिए, वो अदा करेंगे हर शोबे में, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या किसी और शोबे में काम कर रहे हैं, सरकारी मजामतें हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसी बात उन्होंने अगर की है तो बहुत अच्छी की है और लोगों को पसंद आई। अच्छा राना साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि लोग जाहिर है पहले मीम शीन का बड़ा जिक्र किया करते थे, अब इस वक्त हकान अब्बासी साहब बड़े अलल ऐलान बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर जाहिर है कि हमने ये भी समझ में आ गई कि वो जब तक नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल से लीड कर रहे थे
वो मेरे ख्याल से वो इस चीज़ के अगेंस्ट है कि मरियम साहिबा ने जो है वो पार्टी के मामलात संभाले हैं। तो खाकान अब्बासी साहब के वापस आने के या इलेक्शन लड़ने के कोई चांसेस हैं, आपको लगता है? इस पर डिस्कशन हुई है पार्टी में? देखिए नहीं, डिस्कशन क्या होनी है वहाँ पे, लेकिन ये शायद खाकान ही जवाब दे सकता है कि वो उसकी क्या इस वक्त स्टेटस है, वो पार्टी में है नहीं है, इलेक्शन लड़ना चाहता है नहीं लड़ना चाहता। उसको लगता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन इस वक्त कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया कह रही है, दुनिया पाकिस्तानी दुनिया कह रही है, बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं, सारे महसूस करते हैं जो रेलेवेंट लोग हैं कि पाकिस्तान को अगर क्राइसिस से निकाल सकते हैं तो वो इलेक्शन एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और जिसको लोग मैंडेट दें वो आगे हुकूमत संभालें और पाकिस्तान को आगे लेके चलें। तो उनका क्या किस हिसाब से वो कह रहे हैं वही बता सकते हैं। मैं अब क्या शायद साहब के मुताल्लिक कह सकता हूँ। नहीं, वो तो ये कहते हैं ना एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए, सबको बैठकर बात करनी चाहिए, तमाम इदारों को, तमाम सियासतदान को। और इस वक्त साफ लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ आप किसी किस्म का ना नरम रवैया रख सकते हैं ना आपको ये महसूस भी हो रहा होगा कि उनकी जमात के साथ भी वही कुछ हो रहा है इस वक्त जो आप लोगों के साथ हुआ था 2018 में। मेरी बात सुने, ये आपके वो जो जिसने किया है वो भुगतेगा। मैं अब क्या कह सकता हूँ, जिसने जो काम किए हैं उसको फेस करना पड़ेगा, कानून का सामना करना पड़ेगा। ये अदालतें हैं, खुली अदालतें हैं, आज़ाद अदालतें हैं। चीफ जस्टिस साहब नए हैं, आपको पता है वो किस किस्म के आदमी हैं, मुकम्मल कानून और इनके मुताबिक वो चलते हैं और उनका एक ही फोकस है। सही। लेकिन ये बात कहना कि जी मुझे कि उनके साथ ये हो जाएगा और कोई 2018 में जो हमारे साथ हुआ था बिल्कुल नहीं होगा। आप देखेंगे इलेक्शन जिस तरह होता है, हर कैंडिडेट अपनी कैंपेन चलाएगा और उसके अंदर रह के जो कोड है इलेक्शन कमीशन ने दिया, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएंगे। लोग जिसको वोट देना चाहते थे, इसमें कोई किसी न किसी का हाथ पकड़ लेना है। मुझे बताएं कि मैंने इतने इलेक्शन लड़े हैं, मैंने तो नहीं देखा कि जो किसी की मर्जी हो वोट डालने की, ज़बरदस्ती मैंने वोट डलवा लिया हो। मुझे पता होता है फलां पोलिंग स्टेशन से मेरी ये पोजीशन है, फलां पोलिंग स्टेशन में ये पोजीशन है मेरी, वहाँ से नहीं मैं होऊंगा, यहाँ से मैं हो जाऊंगा। तो ये तो ऐसी सूरत हाल कभी नहीं हुई कि मैंने कहूँ कि नहीं मैंने यहाँ से हर सूरत वोट डलवाने हैं। हम वोट मांगते हैं और हर पोलिंग स्टेशन का एक अपना भाई वोट आप तो चले सियासतदान तो मांगते हैं, लेकिन जब किसी और ने कुछ और सोचा हुआ हो तो फिर सब कुछ तब्दील हो जाता है। ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे हमने होता देखा है। बहरहाल थैंक यू सो मच राना तनवीर साहब। यहाँ पर अब एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से अमीनुल हक साहब। वेलकम बैक। इलेक्शन का ऐलान होते ही अगर बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन से कबल किसी ने सीट एडजस्टमेंट का या इलेक्शन इत्तेहाद का ऐलान किया है तो वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो ये कहती हैं कि अगले इंतखाबात में सिंध में ये इत्तेहाद कायम किया जाएगा। अब इस इत्तेहाद को लेकर बड़े सवाल हैं लोगों के और बड़ी वजाहतें भी तलब की जा रही हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कबल अज़ वक्त इस इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ी। इस पर बात करते हैं साबिक वफाकी वजीर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के राब्ता कमेटी के मेंबर और सीनियर रहनुमा अमीनुल हक साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अमीन साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि आखिर इत्तेहाद से कबल, इलेक्शन से कबल इस इत्तेहाद की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर देखा जाए माजी के कुछ इलेक्शंस जब हुकूमत बन रही होती है उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बड़ा रोल होता है, यहाँ तो किरदार पहले से ही है। नादिया, मेरा ख्याल है कि पिछले 5 साल का टेन्योर देखेंगे तो एक अच्छा गुड वर्किंग रिलेशन बिटवीन PMLN और MKM पाकिस्तान डेवलप होता चला आ रहा था। और फिर आपको याद होगा कि 2019 में जब बड़े मियाँ साहब तबीयत नासाज थी तो MKM पाकिस्तान ने असेंबली में क्या स्टैंड लिया था, और मैं खुद जाती तौर पे खड़ा हुआ असेंबली में और क्या ऐलान किया कि बीमार शख्स पे सियासत ना की जाए, मियाँ नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए इजाजत दी जाए। मैं समझता हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड था उस वक्त भी, और आज भी गुड वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद है। फिर जब 16 महीने हम साथ हुकूमत में रहे और आपको याद है कि जो डिक्लेरेशन साइन हुआ था बिटवीन MKM पाकिस्तान और PMLN, हमें बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि उन डिक्लेरेशन के ऊपर अमल होता हुआ नजर आया। मसलन आप देखें
कि सेंसस का मामला था जो उससे पहले हुकूमत ने शुरू किया हुआ था, हमने मुतालबा रखा था इनके सामने, मियां साहब शहबाज शरीफ साहब के सामने कि आप हर सूरत में सेंसस को जारी रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी रखा गया कि K4 का मंसूबा था वो भी जारी व सारी रहा। इसके साथ साथ ग्रीन लाइन के मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाना, यस इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और साथ साथ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मामले इतने आगे बढ़ गए कि अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी अपॉइंट हो चुका है। तो हमें ये महसूस हुआ कि ये नेक नीति के साथ, दिलजमी के साथ जो कमिटमेंट कर रहा हूँ उस पर अमल दरामद हो रहा है। यही वजह है कि मेरा ख्याल है MKM का वक्त जो है लाहौर का दौरा कर आया। हमने क्या बात की है, हमने मुल्क की सलामती के हवाले से गुफ्तगू की, मुल्क को कौमी बहरान से बाहर निकालने की बात की। उनमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट इशू थे। नंबर 1 कि मुल्क को माशी सूरत-हाल कैसे बेहतर किया जाएगा, अगर मुस्तकबिल करीब में कोई आनी बहरान पैदा हो जाता है उसको उसमें हम साथ मिलकर आगे चलेंगे, और जो पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा था उसको कैसे मिनिमाइज किया जाएगा। इन 3 चीजों के साथ साथ मेरा ख्याल है यस आपकी बात दुरुस्त है कि हमने कोई इलेक्शन अलायंस नहीं किया, बल्कि यस ये बातें होने जा रही हैं कि सीट एडजस्टमेंट करनी। उसके लिए भी क्या हुआ है कि 3 रुकनी कमेटी PMLN की तरफ से बनेगी और 3 रुकनी कमेटी MKM की तरफ से बनेगी। भाई सब कुछ तब्दील हो रहा है अमीन भाई। एक जमाना था कि MQM के पास यहाँ पर ऑफिस में आया करती थी सेंटर की जमातें, आज MQM खुद चलकर आ रही है, तो सियासत तब्दील तो हुई है। अब मुझे मुझे ये बताएं कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जाहिर है कि इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट या कराची में या सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आप लोग करेंगे, इसके बाद की भी बात हो रही है कि अगर PMLN हुकूमत में आती है, जो कि तासुर है कि आएगी, तो उसमें कितनी वजारतों के मामला तय किए जाएंगे, क्योंकि खाली सीट एडजस्टमेंट से क्या होना है। देखिए 2 चीजें थी। मेरा ख्याल है कि यस MKM पाकिस्तान का आला सतह वक्त लाहौर चल कर गया था, लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपको पता है कि एतवार के दिन PMLN का एक आला सतह वक्त MKM का दफ्तर चीफ ला रहा है। हम उसमें 3 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद बात को आगे बढ़ाया जाएगा। तो MKM के दफ्तर में हम वेलकम करेंगे PMLN के आला सतह वक्त को। अब जो आपने बात की कि आगे क्या होगा, देखिए MKM पाकिस्तान किसी जगह पर किसी मौके पे भी वजीर मुशीर गवर्नरशिप की बात नहीं करेगी, अपने अवाम, अपने सपोर्टर, अपने वोटर, अपने शहर के मसाइल हल करने की बात करेगी। और हमने उनके सामने क्या रखना, हमने उनके सामने रखना है जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हर पिछले 5 साल से 8 साल से MKM ऐलान करती चली आ रही है कि पावर को डिवॉल्व किया जाए। MKM समझती है कि 18th अमेंडमेंट के साथ जो मामला थे वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर था, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ पावर एट द चीफ मिनिस्टर हाउस हो गया है। हम क्या कहते हैं, MKM कहती है कि NFC अवार्ड से जो पैसे PFC को आता है वो मेक श्योर किया जाए कि CM हाउस में जमा ना हो, बल्कि उसको मेक श्योर किया जाए कि डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, टाउन और UC लेवल तक डिवॉल्व हो जाए, ताकि लोगों के मसाइल उनके घर के सामने हल होना शुरू हो। ये इश्यूज पे हम उनसे बात करेंगे और इसी इश्यूज पे मेरा हल मामला को लेकर आगे चलेंगे। अच्छा, तो अमीन भाई मुझे ये भी बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस इत्तेहाद के हवाले से आज भी बात की है। उन्होंने कहा कि इस इत्तेहाद का फायदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। नादिया, मेरा ख्याल है कि जब MKM पाकिस्तान ने कोशिश की है कि एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस बनाने का, और अब से ये अच्छा मौका नजर आ रहा है कि पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत करती चली आ रही है। एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट से पाया जाता है, उनके करप्शन, नाअहली, कमीशन, भत्ता, ये तमाम चीजों की बिना पर। और फिर नादिया, आपके सामने तो पिछले 30 साल में 3 मिसाल मौजूद है ना, कि आपको याद होगा 1990 में MKM पाकिस्तान ने जाम सादिक अली साहब को वजीर आला बनाया, उनके सांगड़ से जीते। आपको 1996 याद है, PMLN के लियाकत जुती साहब थे, MKM का से गुड वर्किंग रिलेशन बना और लियाकत अली जुती साहब को वजीर आला सिंध बनाया गया। फिर आपको याद है 2003 और 2004 MKM तकरीबन 50, 52, 55 सीट सूबा असेंबली में मौजूद थी, मेजर पार्टी थी, और तकरीबन 25 से 30 सीटें जो JDA के पास थी, और हमने डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब को वजीर आला बनाया। तो ये मिसाल हमारे सामने मौजूद है। और हम चाहते क्या, हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नादिया समझने की, और आपके चैनल से मैं पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि MKM पाकिस्तान सिर्फ शहरी सिंध में कामयाबी हासिल नहीं करती है, बल्कि एक उसका बहुत बड़ा वोट बैंक जो लाड़काना, जैकाबाद, बदीन, दादू, शिकारपुर में मौजूद है।
आप अगर पिछले 30 साल की तारीख उठा के देखेंगे, जहां जहां एमकेएम खड़ी हुई है इन जगहों पर, तो वहां पे के 25,000 के 28,000 के 32,000 वोट हासिल किए। और अगर इन वोटों को शामिल कर लिया जाएगा इनके साथ, तो मैं समझता हूँ कामयाबी पीएमएलएन या अब आपकी जरा ये नशिस्त हो जाए पीएमएलएन के साथ और मामला आगे बढ़े, तो फिर आपके साथ एक नशिस्त बड़ी तफसीली, जिसमें काफी तनकीद भी आप हो रही है इस अलायंस के हवाले से, वो रखेंगे जरूर। पर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा क्यों हो रहे हैं। वेलकम बैक। अब बात करते हैं एक और ऐसे अहम मामले की जिस पर हमारे निगरान वजीर आजम काकर साहब ने रवां हफ्ते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसका बहुत भरपूर तरीके से जिक्र किया। मैं बात कर रही हूं कि जैसे ही हुकूमत वक्त ने गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजने की ये सारा प्रोसेस अनाउंस किया, 30 अक्टूबर इसकी आखिरी तारीख थी, जिसके बाद फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पकड़ दकड़ भी होगी और इसमें बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि अफगान बाशिंदों की है। उसके हवाले से बड़े कैटेगोरिकली निगरान वजीर आजम ये कह चुके हैं कि इस पॉलिसी का रिवर्सल नहीं होगा। लेकिन इस पॉलिसी के अनाउंस होते ही हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मजीद कशीदा होते नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वहाँ से कई लोगों ने ऐसे बयानात भी दिए जिस पर वजीर आजम काकर साहब ने कहा कि ये नामुनासिब थे और इससे जो पाकिस्तानी एहसासात हैं मजरूह हुए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि 60% दहशतगर्दी में पाकिस्तान में इजाफा हुआ है जब से अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में कायम हुई है। आज इसी हवाले से हमने दावत दी है। साबिक सफ़ीर हैं मंसूर अहमद खान साहब, काबुल में ये तैनात थे, अपनी आखिरी पोस्टिंग इनकी वहीं थी और एक बहुत अहम मोड़ पर मंसूर अहमद खान साहब वहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये अबूरी हुकूमत कायम हुई थी। आज इसी हवाले से इनसे भी बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साबिक सफ़ीर साहब, ये फरमाइएगा कि आप क्योंकि विटनेस हैं उन तमाम तर अबूरी हुकूमत के साथ जो मामलात हुए, जो बातें हुई, मैं उन्हें मज़ाकरात कहूँ या जो कुछ भी तय पाया उसमें उसके आप विटनेस भी हैं, ये बताइएगा कि इस वक्त जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं उसकी वाहिद वजह TTP है। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता कई बरसों से कुछ मामलात पर इख्तलाफात मौजूद हैं। पिछली हुकूमतों के साथ भी, चाहे वो TTP थी या ये क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी के और इश्यूज थे या बलोच इंसर्जेंट्स की हेल्प वगैरह थी या ट्रेड और ट्रांजिट रिलेटेड इश्यूज, स्मगलिंग से के साथ जो इश्यूज थे, या फिर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर अफगान की मौजूदगी है। ये इशू गाहे दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद रहे हैं। लेकिन साथ दोनों ममालिक के दरमियान कुछ एंगेजमेंट के चैनल्स थे, कुछ इंस्टीट्यूशनल राब्ते थे जो कायम थे और जिनके जरिए इन मसाइल को हल किया जाता था। अब गुज़िश्ता 2 साल में तकरीबन, एक तो जिस तरह के हमारे वज़ीर आज़म ने भी इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में और TTP की तरफ से दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत इजाफा हुआ है। सही। और उससे पाकिस्तान के अंदर, एक पाकिस्तान के तमाम सूबों में ही इंस्टेबिलिटी की फिजा बढ़ी है। फिर हमने देखा है कि तो हमारी मईशत पे ये ट्रेड और ट्रांजिट से इश्यूज जो रिलेटेड हैं उनका भी एक मनफी असर रहता है। और साथ ही जो बहुत बड़ी तादाद में अफगान मौजूद हैं, और हमें नहीं भूलना चाहिए जिस वक्त का आपने जिक्र किया, मैं वहां पे मौजूद था, उस वक्त पाकिस्तान ने अफगानों को की मदद के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इवैक्यूएट किया था और उनमें से बहुत से लोग पाकिस्तान जो आए थे उन्होंने दूसरे मुल्कों में भी जाना था, लेकिन शायद वो सारे दूसरे मुल्कों ने उस तरह एक्सेप्ट नहीं किए और वो भी अब पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड अफगान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए ये एक शदीद मसला होता जा रहा है। अच्छा, तो लेकिन इन हालात लेकिन एक चीज मैं इन चीज में देखें, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि गाहे बगाहे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि मुख्तलिफ अफगानिस्तान में कायम हुकूमतों के साथ रहे हैं हमारे। लेकिन ये जो हुकूमत बनी थी अबूरी, जिस तरह से आप वहाँ पर, जाहिर है जब आप वहाँ मौजूद भी थे और उस वक्त के DGI भी मौजूद थे, ऐसा लगता था कि ये वो हुकूमत आई है कि जिसके साथ पाकिस्तान के कोई इख्तिलाफात नहीं हो सकते। ये पाकिस्तान एटलीस्ट मस्बत पाकिस्तान की तरफ जो है वो रवैया भी रखेगी और TTP को भी कंट्रोल में करेगी, जो कि हमारा देरीना मुतालबा था। तो उस वक्त जो सारे मामला तय हुए थे मंसूर साहब, जिसमें TTP को वापस भी आने दिया गया था
और आपको याद होगा कि जो खतरनाक दहशतगर्द कहलाते तो उनमें से कई को हमने जाने भी दिया था, जेलों से रिहा किया गया था। तो वो जो मुआहदा था उसका क्या हुआ फिर? वो हमारी गलती थी इनको वापस लाना? नहीं, देखिए मैं आपको ये इसका कॉन्टेक्स्ट बताऊं कि जिस वक्त अफगानिस्तान में ये ट्रांजिशन हो रही थी, पिछली हुकूमत जा रही थी और तालिबान टेक ओवर कर रहे थे, तो पाकिस्तान की और दुनिया के ज्यादातर ममालिक की उस वक्त कोशिश ये थी कि किसी तरह से स्मूथ ट्रांजिशन हो और अफगानिस्तान में एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट बने जिसमें अफगान तालिबान भी हों और दूसरे अफगान एक्टर्स भी शामिल हों। लेकिन उस तरह की ट्रांजिशन फिर मुमकिन नहीं हो सकी क्योंकि मैदान जंग में अफगान तालिबान का पलड़ा भारी था और यूएस और नेटो चूंकि वहां से विड्रॉ कर रहा था, तो अफगान तालिबान ने जो कंट्रोल अफगानिस्तान का एज्यूम कर लिया था। लेकिन उसमें पाकिस्तान का कंसर्न यही था कि किसी तरह से भी अफगानिस्तान की नई आने वाली हुकूमत से भी ऐसे राब्ते रखे जाएं कि टीटीपी की तरफ से जो हमें खतरा है उसमें कमी आए, जो हमें दूसरे क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिसमें बलूचिस्तान रिलेटेड इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे अक्सर टेररिज्म का हमें सामना रहता है, और जो ट्रेड और ट्रांजिट और दीगर मामला भी ऐसे तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान चल सकें। लेकिन वो कोशिशें फिर कामयाब नहीं हो सकी। अफगान तालिबान ने एक कोशिश की थी, अगेन मैं वहां मौजूद था जब टीटीपी के साथ हमारे कुछ मुज़ाकरात के राउंड हमारे ऑफिशियल्स के करवाए थे उन्होंने, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के, लेकिन वो भी किसी खातिर खा नतीजे पे नहीं पहुंच सके और बल्कि उसके बाद सीज फायर भी खत्म हुआ। तो मेरा ख्याल है जो उस वक्त कोशिश थी पाकिस्तान की वो ये थी कि किसी तरह से हमारे इन कंसर्न्स को अफगान हुकूमत, नई आने वाली अफगान हुकूमत एड्रेस करे, और अब चूंकि वो नहीं एड्रेस हो सके तो अब चैलेंज हमारे लिए ये है कि अब हमारा कोई एंगेजमेंट चैनल भी नहीं है। नहीं, लेकिन तो लेकिन मंसूर साहब मुझे ये बताया ना कि टीटीपी को हमने वापस आने दिया, ये बात तो सच है ना? कुछ लोगों को हमने वापस आने दिया था, तो आपके ख्याल से ये वापसी जो है ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक साबित हुई है? क्योंकि खुद वजीर आजम कहते हैं कि 60% जब से अबूरी हुकूमत बनी है 60% दहशतगर्दी के वाकयात में पाकिस्तान में इजाफा हुआ है। देखिए, टीटीपी के मामले पर अफगान तालिबान से जब भी हमारी बात हुई उनका कहना था कि ये पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और अफगानिस्तान में आर्जी तौर पर मुकीम हैं, तो पाकिस्तान को इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। इस प्रेमिस के ऊपर मुज़ाकरात किए गए थे जो कि फैसिलिटेट भी अफगान तालिबान की हुकूमत ने, उनके बड़े सीनियर मिनिस्टर ने खुद फैसिलिटेट करवाए थे, और ख्याल यही था कि किसी तरह से इन लोगों के साथ कोई इस किस्म के अरेंजमेंट को तय किया जाए जिसमें पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के अपने वाइटल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करते हुए अगर इनकी वापसी का कोई रास्ता हो सकता है तो लाया जाए। लेकिन ऐसा कोई रोड मैप तय नहीं हुआ था कि पाकिस्तान बगैर किसी गारंटी या बगैर किसी अश्योरेंस के इन लोगों को पाकिस्तान ले आएगा और ये यहाँ पे फिर इनके लिए दहशतगर्दी की फिजा हमवार होगी। मेरे ख्याल इस किस्म का इंप्रेशन कुछ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो कोशिश थी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की भी वो ये थी कि किसी तरह से, चूंकि ये पाकिस्तानी नेशनल हैं, बात ये है ना कि ये भी तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो पाकिस्तानी नेशनल हैं, वो नेगेटिव एक्टिविटीज में, एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और किस तरह से उनको इन एक्टिविटीज से हटाकर मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में लाया जाए। ये अच्छा, तो क्योंकि आप ये कह रहे हैं मंसूर साहब फॉर क्लैरिटी, ताकि लोगों को भी समझ में आए और ये बात फिर या तो अभी आप इसकी तरदीद कर दें या तायद कर दें। आपने बिल्कुल बचा फरमाया, रोड मैप आप कहते हैं कि कोई तय नहीं हुआ था, वो अभी इनिशियल स्टेजेस के अंदर था, लेकिन क्या ये बात सच है कि टीटीपी के कुछ लोगों को आने दिया गया था? नहीं, मैं तो इस चूंकि इन नेगोशिएशंस में एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान बराह रास्त इस तरह शामिल नहीं थी, ये चूंकि सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग ही मुज़ाकरात कर रहे थे, तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं है कि कोई लोग आए थे। मेरे ख्याल में ऐसी कोई मेरी नॉलेज में कोई चीज़ उस वक्त बतौर सफ़ीर भी नहीं आई, वरना मैं अपनी हुकूमत को फ़ौरन इस मामले में आगाह करता कि जी इन लोगों के मुतालिक को भेजने के मुतालिक कोई एग्रीमेंट हुआ है या अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, लेकिन जाहिर है कि ये बात तो अब जबान ज़द आम है कि जिन लोगों को लाया गया था, और ये तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अब कहती हैं, पार्लियामेंट में भी उन्होंने इसका जिक्र किया कि एकदम से यू टर्न लगा कि पॉलिसी जो है बिल्कुल तब्दील कर दी गई। आज तो बल्कि सेनेटर इसहाक डार साहब ने भी इसका जिक्र किया था। बहरहाल अब जो मामलात इस वक्त हमको नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो हम
तारकीन वतन को वापस भेजने का जो फैसला है, ये एक तरह से एक प्रेशर टैक्टिक है ऑन अफगानिस्तान के, आइदर हैंड ओवर ऑल द टीटीपी टेररिस्ट टू अस, जो कि काकर साहब कहते हैं ना कि हमने तो उनको कई मरतबा लिस्ट भी दी है, या फिर आप अपने लोग अपने पास रखें। देखिए, जो हमसाए होते हैं उनके दरमियान आपस में मामलात में एक दूसरे को इंसेंटिव्स भी ऑफर की जाते हैं और प्रेशर टैक्टिक्स भी होती हैं। और प्रेशर टैक्टिक्स अगर हमारी है तो वो इसी प्रेमिस के ऊपर है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने जा रहे, या जो वहाँ से टीटीपी को सपोर्ट दी जा रही है, या टीटीपी की जो प्रेजेंस है उसको किस तरह से डील किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रेशर जो है, अगर वो एक एंगेजमेंट चैनल्स के जरिए, कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए, ऑफिशियल चैनल्स के जरिए हो तो वो ज्यादा मुफीद नताइज बरामद कर सकता है। अब चूंकि इस वक्त हालात ये हैं कि कोई चैनल ऑफ एंगेजमेंट नहीं है, तो इसलिए आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो पाकिस्तान यहाँ से लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, जो कि पाकिस्तान का एक तरह से स्टेट का राइट भी है, लेकिन इसके ऊपर वहां से नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं, फिर उस तरह से हमारी तरफ से स्टेटमेंट्स जाती हैं। मेरा ख्याल है कुछ सियासी हलकों की तरफ से ये बात भी उठाई गई है पाकिस्तान के अंदर से कि बेहतर होगा कि इस पे कोई जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाने की कोशिश की जाए, ताकि एंगेजमेंट चैनल्स तो बहाल हों अफगान साइड से। देखें, हमारा एक हमसाया मुल्क है, हमें अफगानिस्तान के साथ इन मामलात पर इख्तलाफात हो सकते हैं, हमें उनका हल फाइनली एंगेजमेंट के जरिए ही तलाश करना होगा। इसलिए मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि किसी तरह से भी दोनों ममालिक, अफगानिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान के कंसर्न्स को एड्रेस करे। अच्छा, एक खबर आपकी नजर से भी गुजरी होगी और बड़ी जराई की इत्तलात से ये खबरें चल रही हैं कल से, कि शायद पाकिस्तान जो है वो अपने हर तौर के जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान से वो मुनक़ता करने का सोच रहा है। अभी जाहिर है कि फॉरेन ऑफिस ने इस खबर की तस्दीक तो नहीं की है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुकम्मल क़ता ताल्लुक इस वक्त अफगानिस्तान से क्या पाकिस्तान के लिए काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो सकता? क्योंकि हमें पहले ही ये शिकायत रही थी कि पिछले दौरे हुकूमत में जो अफगानिस्तान में था उसमें इंडिया ने बड़ी स्पेस ली थी, और जो तालिबान की हुकूमत थी हमें उनसे यही एक तरह से हम कह लें कि एक्सपेक्टेशन भी थी कि कम से कम उन तमाम जो हमारे दुश्मन मुमालिक हैं उनसे हमें ज़रूर निजात मिलेगी कि वाया अफगानिस्तान वो कम से कम पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में मुकम्मल क़ता ताल्लुक तो किसी लिहाज से भी ज़ेर गौर नहीं होगा। मेरा अपना अंदाज़ा ये है, क्योंकि जिस तरह की मैंने पहले भी कहा कि हम दो हमसाया ममालिक हैं, हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं सदियों से और हमारे अवाम के दरमियान, और हमारा एक तवील बॉर्डर है, और इसलिए 1947 से लेकर आज तक वहाँ जितने मर्जी मुश्किल हालात रहे हों, हमारी किसी ना किसी तरह एंगेजमेंट रही है। जब वहाँ सोवियत फौजें भी मौजूद थी, जब वहाँ यूएस और नेटो की फौजें भी मौजूद थी, तो हमारी एंगेजमेंट रही है। इसलिए मेरा ख्याल है कि एंगेजमेंट और ऑफिशियल चैनल्स का मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अगर हमारे ताल्लुकात ऑफिशियल चैनल्स को मजीद कोई नुकसान पहुंचता है, तो हमारा एक बहुत बड़ा एडवर्सरी मशरकी सरहद पे जो है भारत, उसके लिए तो एक खुली फील्ड मिल जाएगी अफगानिस्तान में। वो पहले भी उसने बहुत इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पिछले 2 दहाइयों में, जब यूएस और नेटो की फौजें यहाँ मौजूद थी। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक मोहतात लाइन ही लेनी होगी, मोहतात वे फॉरवर्ड पे जाना होगा, और हमसाया ममालिक में एक दूसरे के साथ राब्ता रख के ही आप मामलात को हल कर सकते हैं। राब्ता रखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आपने उनको इंसेंटिव्स देने हैं या उनको प्रेशर एक्सर्ट करना है, तो वो भी राब्तों के जरिए हो तो ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सफीर मंसूर अहमद खान फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। एंगेजमेंट के चैनल्स बहुत ज़रूरी हैं, वो समझते हैं अफगानिस्तान के साथ, और चाहे वो कोई इंसेंटिव्स देने के लिए हो या प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए। बहरहाल टीटीपी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है जिसके हवाले से हम चाहते थे कि अफगानिस्तान जो है वो इसको डील करे, और गाहे बगाहे बार बार इसी पर स्ट्रेस किया गया है। वेल दैट्स ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह फिर कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।